आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वोटर फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में लापरवाही पर 4 EROs को नोटिस। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्णन का अचानक मुआयना और सख्त कार्रवाई का इंतबाह। इमिरेट्स के नायब सदर मोहम्मद सरहान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रियासत में 2 नए एयरपोर्ट्स की तामीरात और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप पर तबादले ख्याल। शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेक सिस्टम ख़त्म करके बराह रास्त बैंक खातों DBT में रकम जमा करने पर हुकूमत का गौर। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 15 जुलाई से EHS हेल्थ स्कीम पर अमल आवारी। हॉस्पिटल्स का नेटवर्क और 2554 बीमारियों का इलाज स्कीम में शामिल। शादी से चंद घंटे पहले दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। बाप की बीमारी का सदमा बर्दाश्त न कर सका। तेलंगाना के करीमनगर शहर में अफसोसनाक वाक़या। देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क भर में आइंदा इंतखाबात एक मुल्क एक इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में यकसा इंतखाबात से मुतालिक बिल का जायज़ा ले रही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने इस बात के इशारे दिए हैं कि 2029 में आम इंतखाबात के साथ ही तमाम रियासतों के इंतखाबात मुनक़िद हो सकते हैं। गोवा का दौरा कर रही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में शामिल अरकान पार्लिमान व ज़िम्मेदारों ने मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के सरबराहान व गैर सरकारी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और इस दौरान दिए गए इशारों में ये बात कही। बताया जाता है कि मुल्क में यकसा इंतखाबात के ज़रिए हिंदुस्तान की 7 लाख करोड़ की मईशियत को महफूज किया जा सकता है, जो कि मरहलेवार और मुख्तलिफ तवारीख़ में होने वाले इंतखाबात के सबब खर्च होते हैं। सरनशीन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी मिस्टर PP चौधरी ने दावा किया है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो मंसूबा तैयार किया है उस पर अमलावरी के लिए अब तक जिन लोगों से मुलाकातें की गई हैं उनमें 99% तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदारों ने तायीद की है। उन्होंने बताया कि मुल्क में यकसा इंतखाबात के सिलसिले में पार्लियामेंट में पेश किए गए 129 तरमीमी बिल पर सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों, गैर सरकारी तंजीमों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की राय के साथ रियासती हुकूमतों की आरा हासिल की जा रही है और अब तक जितने लोगों से मुलाकात की गई है उनमें 99% मुलाकात करने वालों ने यकसा इंतखाबात की तायीद की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के अमल से मुतालिक एक नई हिदायत जारी की है, जिसके तहत अब नए वोटर्स को फॉर्म 6 जमा करवाते वक्त अपने वालिदैन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से मुतालिक मालूमात भी फराहम करना होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये शर्त सिर्फ इन मौजूदा वोटर्स के लिए नहीं है जो गुज़िश्ता SIR में शामिल नहीं हो सके, बल्कि वोटर लिस्ट में पहली मर्तबा नाम दर्ज करवाने वाले तमाम नए दरख्वास्त गुजारों पर भी लागू होगी। इलेक्शन कमीशन के हकाम ने कहा है कि वालिदैन की SIR मालूमात फराहम करने से वोटर की दुरुस्त शिनाख्त और रिकॉर्ड की जांच में आसानी होगी, जबकि नए वोटर्स को इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। हकाम के मुताबिक अगर कोई शख्स ऑनलाइन फॉर्म 6 के ज़रिए दरख्वास्त देता है तो उस वक्त तक दरख्वास्त का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वालिदैन से मुतालिक मतलूबा SIR एलामिया पुर न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ये एलामिया बाज़ाब्ता हिदायत के ज़रिए शामिल किया गया है, जबकि फॉर्म 6 की असल साख्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है।
تلنگانہ میں ہوائی خدمات کو عالمی معیار کے مطابق وسعت دینے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں دنیا کی مشہور و معروف ایئر لائن کمپنی ایمریٹس کے نائب صدر محمد سرحان نے وزیر اعلیٰ سے ایک خیر سگالی ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ایمریٹس ایئر لائن اپنی شاندار سروس کی 25ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایئر لائنز کو مبارکباد پیش کی اور حیدرآباد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار ڈبل ڈیکر طیارہ A380 لانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی تاکہ بین الاقوامی مسافروں کو بہترین سفری سہولیات حاصل ہو سکے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے ریاست کے تعمیری منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بہت جلد 2 نئے ایئرپورٹس قائم ہونے جا رہے ہیں، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایمریٹس کے نائب صدر سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ کے لیے اپنی پروازوں کی تعداد اور خدمات میں ابھی سے اضافہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان نئے ایئرپورٹس کے فعال ہونے کے بعد ریاست میں مزید طیاروں اور عالمی رابطوں کی ضرورت ہوگی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کا یقین ہے تو وہ بلدیاتی انتخابات، منحرف ارکان اسمبلی کی خالی کردہ نشستوں پر ضمنی انتخابات کروائیں یا پھر اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا سامنا کریں۔ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے دعویٰ کیا کہ خود وزیر اعلیٰ کی جانب سے کرائے گئے ایک اندرونی سروے میں بھی BRS کو اسمبلی کی 78 نشستیں جیتنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب محض ایک خیالی پلاؤ ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو چیلنج کیا کہ اگر ایسا کوئی سروے موجود نہیں ہے تو وہ بھگوان رام کے نام پر حلف اٹھا کر اس کی تردید کر دیں۔ آبپاشی کے معاملے پر کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے KTR نے الزام لگایا کہ گوداوری ندی میں کنی پلی کے مقام پر وافر پانی موجود ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ جان بوجھ کر تلنگانہ کو خشک سالی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت اور کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے موجودہ حکومت کنی پلی پمپ ہاؤس کے ذریعے دستیاب پانی سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ کانگریس حکومت کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے KTR نے کہا کہ حکومت آبپاشی کے شعبے کو نظر انداز کر رہی ہے، رائتو بندھو اسکیم کی رقم کی ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے، بیجوں کی بروقت خریداری میں ناکام رہی ہے اور کسانوں کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ పార్టీ మాది మొలవనే మొలవదన్నారు. అట్లాంటి ఒక రాష్ట్రాన్నే మొలిపించిన నాయకుడు కేసీఆర్. ఆయనను ఈ అంగుష్ట మాత్రుడు, ఆయనకు హైట్ ఒకటే తక్కువ అనుకున్నా, బుర్ర కూడా తక్కువ అని ఈ మధ్యనే తెలిసింది. అందుకే అనేది మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. మీ రాహుల్ గాంధీ గారు వరుసగా 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా 3 ఎలక్షన్లు ఓడిపోయింది. అయితే ఖతం అయిపోయిందా కాంగ్రెస్? ఉంటుంది కదా, అడుగో బొడుగో ఆడినవి ఉంటుంది. అట్లాంటిది ఇంత పవర్ఫుల్ పార్టీ, రాష్ట్రం తెచ్చిన పార్టీ, అంత పవర్ఫుల్ నాయకుడు ఒక్క ఎలక్షన్లో మీ అన్ని అబద్ధపు మాటలు చెప్పి ప్రజలను గోల్మాల్ చేసి దొంగ ఓట్లతో గెలిచినావు నువ్వు. నీకే ఇంతుంటే, తెలంగాణ ప్రజల మీదకి తుపాకీ తీసుకుపోయిన నీకే ఇంతుంటే, తెలంగాణ తెచ్చిన మాకెంత ఉండాలని పెట్టుమని. అంత సిపాయి అయితే మొలకెత్తని అని అంటుండు కదా, పెట్టుమని. రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్లు పెట్టుమని. ఉప ఎన్నికలు పెడతాడా, జిల్లా పరిషత్ పెడతాడా, లేకపోతే మొత్తం శాసనసభ రద్దు చేసి అసెంబ్లీకి పోతాడా, పొమ్మని చూస్తా. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు, ఆయన సర్వేనే చెప్తున్నది. ఇప్పుడు మిడ్ టర్మ్ అయిపోయింది బ్రదర్, మొత్తం 2.5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లాగో ఎలక్షనే, మిగిలింది 18 నెలలు. ఈ 18 నెలలు ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆయన సర్వే చేయించుకున్నాడు. ఆయన ఒక్కడే చేయలేదు, ఇంకో 3 సర్వేలు, మొత్తం 4 సర్వేలు వచ్చినాయి బయటికి. 4 సర్వేలు గంటా పదంగా చెప్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి సర్వే కూడా స్వయంగా చెప్పింది 78 సీట్లతో BRS అధికారంలోకి రాబోతుందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పి సర్వే చేయించుకుంటే అందులో కూడా వచ్చింది. అంతేందుకే మీ వాళ్ళు కూడా చేసిండట, అది కూడా తెలుసుకో. నీ పేరు వద్దులే కానీ మీ వాళ్ళు, మీ ఛానల్ పేరు చెప్తే మళ్ళీ అదో రపరప. కాదు ఒక మాట, నేను చెప్పేది అబద్ధమైతే మరి ఏ దేవుడి మీద ఒట్టు పెడతాడు ఆయన చెప్పమను. ఏ దేవుడి మీద ఒట్టు పెడతాడో చెప్పమను. ఆయన చేసిన సర్వేలు ఏమొచ్చిందో పెట్టమని చెప్పమను.
ریاستی حکومت کی باوقار فلاحی اسکیمات شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے تحت ملنے والی مالی امداد کے منتظر غریب خاندانوں کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ موجودہ پالیسی کے مطابق لڑکی کی جانب سے شادی کے بعد اس اسکیم کے لیے آن لائن درخواست دی جاتی ہے، جس کے بعد MRO اور RDO سطح پر تفصیلات کی جانچ کی جاتی ہے۔ مقامی رکن اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد درخواست گزاروں کو چیک کی شکل میں امداد فراہم کی جاتی ہے، تاہم اب یہ تصدیقی عمل درخواست گزاروں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اس عمل میں کافی تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں درخواستیں ایک سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ روزمرہ کی انتظامی ذمہ داریوں، دیگر فلاحی اسکیمات، مردم شماری، ووٹر لسٹوں کی جامع نظر ثانی جیسے کاموں کے بھاری دباؤ کی وجہ سے وہ بروقت تصدیق نہیں کر پا رہے ہیں۔ موجودہ نظام میں ایک بڑا مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ جب تک تمام سرکاری مراحل اور عوامی نمائندوں کے ذریعے چیک مستحقین کے حوالے کیے جاتے ہیں، تب تک کئی بار چیکس کی میعاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک وزیر کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے چیک کی میعاد ختم ہونے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت اب چیک کے نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امدادی رقم کو براہ راست فائدہ اٹھانے والوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ آبی ذخائر پروجیکٹ سے متعلق اصل حقیقت سامنے لانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریٹائرڈ انجینئر کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انجینئرز کے بیانات سے آپ کے جھوٹ اور پروپیگنڈا بے نقاب ہو جائے گا، اس لیے پانی کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا خون ریونت ریڈی کے لیے کسانوں کو پانی فراہم کرنے میں رکاوٹ ہے تو ہم اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے ریونت ریڈی کی خونخوار اور ذہنیت کو عکاس قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی وہی انجام ہوگا جس طرح ہٹلر کا ہوا تھا۔ వాళ్ళు పాపం ఉన్న విషయం బయట పెడితే జైల్లో పెడతా, మిమ్మల్ని లోపలేస్తా అంటే నీకేం ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఇవాళ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు చెప్పినట్టు మోటార్లు ఆన్ చేసిన, తెలంగాణ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్న ఇంజనీర్లు చెప్పినట్టు మోటార్లు ఆన్ చేసిన, ఇంతకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి దుష్ప్రచారం అంతా ఉత్తదే అని తేలిపోతామని, ప్రజల ముందు మేము ఇంతకాలం చల్లిన బురద చేసిన దుష్ప్రచారము తెలిసిపోతుంది అనేటువంటి దాంతోని ఈగోల تلنگانہ حکومت نے ریاست کے لاکھوں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے کیش لیس طبی خدمات فراہم کرنے والے امپلائیز ہیلتھ اسکیم کو 15 جولائی سے باقاعدہ طور پر نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سنجے جاجو کی صدارت میں ملازمین یونینوں کے قائدین اور اعلیٰ عہدیداروں کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے اعلان کردہ امپلائیز ہیلتھ اسکیم پر مکمل عمل آوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت جلد امپلائیز کو نئے ہیلتھ کارڈز بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے واضح کیا کہ یہ نیا ہیلتھ کارڈ سسٹم ملازمین اور پینشنرز کو ہاسپٹلز میں بغیر کسی نقدی رقم کے بہترین اور عالمی معیار کا علاج فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ نئے EHS کارڈز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہوں گے۔ ملازمین اور پینشنرز انہیں QR کوڈ کے ساتھ اپنے موبائل فونز پر آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اس پورے سسٹم کو منظم کرنے کے لیے ملازمین کی تمام تفصیلات پر مبنی ایک مخصوص EHCT ایپ لانچ کیا جائے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کارڈز کے تحت ہاسپٹلز میں علاج و معالجے کے لیے CGHS کی شرحیں لاگو کی جائیں گی تاکہ علاج میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ نئی تفصیلات پر مبنی رہنمایانہ خطوط اندرون 4 یوم جاری کر دیے جائیں گے۔ ریاست بھر کے 943 نامزد سرکاری اور کارپوریٹ ہاسپٹلز میں ان نئے ہیلتھ کارڈز پر مکمل طور پر کیش لیس طبی خدمات دستیاب کروائی جائیں گی۔ اس اسکیم کے دائرہ کار میں 2554 مختلف طبی طریقہ کار، ٹریٹمنٹ اور سرجریز کا احاطہ کیا گیا ہے۔
BRS لیڈر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ریونت ریڈی کا تقابل شہاباد کے سیریل کلر سے کیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک شہاباد قتل کیس کا ملزم اور ریونت ریڈی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل ریونت ریڈی کے بیانات دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شہاباد واقعے پر پڑوسی ریاست کے وزیر اعلیٰ نے رد عمل ظاہر کیا، لیکن ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ خاموش ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے باوجود کل دوپہر کے اوقات ایک اعلیٰ پولیس افسر گولف کھیلنے میں مصروف نظر آیا۔ ఈ భాష చూసిన తర్వాత ఆయన నిన్న మాట్లాడినటువంటి మాటలు విన్న తర్వాత షాబాద్లో 3 పసిపిల్లల్ని 3 పెద్దవాళ్లను 6 గొంతు కోసి కిరాతకంగా హత్య చేసినటువంటి ఆ రాజ్ కుమార్కు ఈ రేవంత్ రెడ్డికి మధ్య నాకు పెద్ద తేడా కనబడతలేదు. ఒక సైకో మనస్తత్వం, వాడొక సైకో రాజ్ కుమార్. నిజంగా ఎంత సైకో అయితే నాకు దక్కని వాళ్ళు ఎవరికి దక్కద్దు అని చెప్పి ఆ 6 ఎట్లా ఎంత దారుణాతి దారుణంగా కోడిని మెడకాయ కోసినట్టు కోసి చంపినాడు. పాపం ఒక ఉన్మాదిగా వ్యవహరించినాడు. ఎంత బాధ కలుగుద్దంటే పాపం ఇప్పుడు ఒక్క అమ్మాయి మిగిలింది అక్కడ. చెవులు వినబడవు, మాటలు రావు, కాళ్ళు లేవు. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటి? ఇంట్లో 6 చంపేసిండు వాడు, ఒక్కటి మాత్రమే మిగిలింది. ఆ బిడ్డ, ఆ చిన్న పసిపాప, ఆమె కూడా పెళ్లిగాని అమ్మాయి. ఇప్పుడు ఆ పిల్ల పరిస్థితి ఏంటి? ఇంత జరిగితే పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر RV کرنن نے ووٹر لسٹوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR مہم کے تحت جاری ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں شدید سست روی اور لاپرواہی پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے چنچل گڑا حدود میں واقع ایک پولنگ اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا اور زمینی صورتحال کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ڈیٹا انٹری کی دھیمی رفتار پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کام میں تیزی لانے کی عہدیداروں کو سخت ترین احکامات جاری کیے۔ RV کرنن نے حیدرآباد کے اہم ترین اسمبلی حلقوں صنعت نگر، مشیرآباد، سکندرآباد اور سکندرآباد کنٹونمنٹ میں انومریشن فارمز کی آن لائن رجسٹریشن کی ناقص پیش رفت پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کام میں لاپرواہی برتنے پر ان اسمبلی حلقوں کے متعلقہ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو فوری طور پر وجہ نمائی نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر آنے والے دنوں میں کارکردگی میں فوری سدھار نہ آیا تو متعلقہ عہدیداروں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 روز کے دوران مختلف مقامات پر 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز سطحی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اتوار کو جاری یومیہ موسمی رپورٹ میں محکمے نے کہا ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں میں آئندہ 7 دنوں کے دوران کہیں ہلکی تو کہیں درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون اس وقت کمزور بنا ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ریاست کے 1-2 مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں شادی کی خوشیاں اچانک ماتم میں بدل گئیں۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ رشتہ دار اور عزیز و اقارب خوشیوں میں شریک تھے، لیکن نکاح سے چند گھنٹے قبل 28 سالہ نوجوان محمد عبدالرؤف نے خودکشی کر لی۔ خاندان کے افراد نے بتایا کہ والد کی مسلسل خرابی صحت اور فالج کی وجہ سے عبدالرؤف شدید ذہنی دباؤ اور صدمے میں تھے اور غالباً اسی پریشانی کے باعث انہوں نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا۔ رنگاریڈی ضلع کے شہاباد منڈل کے دیولا گوڑا گاؤں میں پیش آئے سنسنی خیز 6 افراد کے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم راج کمار کی گرفتاری کے لیے پولیس نے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔
चेवलिया के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी युगेश गौतम ने इतवार को बताया कि मुलजिम की तलाश के लिए 9 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए डीसीपी ने वाज़ेह किया कि राजकुमार अब भी मफरूर है और आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन न करे। उन्होंने कहा कि शाहबाद में 6 अफराद के कत्ल के मामले की तहक़ीक़ात तेज़ कर दी गई है। रेलवे पुलिस ट्रैकिंग टीमों और इंसानी व तकनीकी तफ्तीशी यूनिटों समेत 9 खुसूसी टीमें मुलजिम की तलाश में मसरूफ़ हैं। हमें शुबा है कि वो चेगुरु रेलवे ट्रैक अबूर करके जंगलाती इलाके में फ़रार हो गया है। जुमे की रात 11:47 पर उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के ऑटोनगर इलाके में एक मैकेनिक वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग ने देखते ही देखते वर्कशॉप के अंदर खड़ी कई प्राइवेट बसों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बसों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के अहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल सका, जबकि हक्काम की जानिब से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। क़तर की हुकूमत ने मुल्क के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की वफ़ात का ऐलान किया है। वो 1995 से 2013 तक क़तर के अमीर रहे। उनकी उम्र 74 बरस थी। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी जदीद के अहम मुअम्मरों में से एक थे और उनके दौरे हुकूमत में मुल्क ने तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की देखी। उनके दौरे हुकूमत में उनके हुक्म पर 1996 में अल जज़ीरा इंटरनेशनल नेटवर्क का आगाज़ किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क़तर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम रियासत क़तर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे और रंजो गम का इजहार करते हैं। वो एक दूरंदेश रहनुमा थे जिन्होंने क़तर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुँचाया। मैं उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करता हूं, जिनसे मुझे फरवरी 2024 में क़तर के अपने आखिरी दौरे के दौरान मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी शाही ख़ानदान और क़तर की आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। दुआ है कि मरहूम की रूह को अब्दी सुकून हासिल हो। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने कल गाड़ी मैकेनिकों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने ईंधन में एथेनॉल की मिलावट से गाड़ियों में पेश आ रही खराबियों की तरफ आवाम और मरकज़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल दिल्ली में मेरी कुछ कार मैकेनिक्स और गाड़ियों के मालिकान से एथेनॉल के बारे में बात हुई। E20 ईंधन से मुतासरा गाड़ियों की एक तवील क़तार मौजूद थी। गाड़ियों का माइलेज भी नुमाया तौर पर कम हो गया है। हर कोई तशवीश में मुब्तला है। मिस्त्री कौन है? आप हो? अशरफ। कैसे हैं आप? जी सर। क्या नाम है? अशरफ। अशरफ। आपका? जसवीर सिंह साहब। जसवीर सिंह बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा बताओ, इतना जो हंगामा मचा पड़ा है, E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये टोचन हो गया ये आपकी है गाड़ी? गाड़ी है।
आपकी गाड़ी है? E20 जबकि कंपैटिबल है, ये एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आज लेके आओ। अच्छा, ये अभी खरीदी हुई गाड़ी है, ये कंपैटिबल है। कब खरीदी थी? 2023 का मॉडल है, अच्छा, 23 का मॉडल। कंपैटिबल है। अब पहले 22 की एवरेज थी, अब 13 की रह गई है। अच्छा, और आप कह रहे कंपैटिबल वाली गाड़ी में भी अभी एक हफ्ते बाद आज गाड़ी स्टार्ट करी है, तो मिसिंग कर रही थी, आए तो फिर फ्यूल पंप जाम हो गया। फ्यूल पंप खराब हो गया, फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है। तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी की है? 2022-23 होंडा मॉडल सिटी है, होंडा सिटी, होंडा सिटी है। अमेज। अमेज, नहीं होंडा सिटी है, होंडा सिटी है अमेज। हाँ जी, होंडा सिटी। होंडा सिटी। होंडा सिटी है। और दिखा दो गाड़ियाँ कौन कौन सी? एक ये गाड़ी है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी इंजेक्टर चौक है सर, अच्छा, फिल्टर विल्टर सब चौक है। इसमें भी इंजेक्टर चौक है? हाँ जी, अच्छा, तो इसमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा कि? इसमें फ्यूल मोटर चेंज करनी पड़ेगी, इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी चलेगी। वो कल गडकरी जी कह रहे हैं गास्केट फ्री में, गास्केट चेंज करने से थोड़ी काम चल कुछ नहीं जाएगा। होता उससे, उससे तो कुछ नहीं होगा। सर, तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं इसका जबरदस्ती। मतलब। ये कब तक कितनी पुरानी है? ये 2018 मॉडल है। 18 पुरानी वाली जी, गाड़ी जी, है। तो ये कंपैटिबल नहीं है? नहीं, जबरदस्ती कर इसमें रखी है। जबरदस्ती, पहले बिल्कुल ओके थी गाड़ी। जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में हफ्ते की देर शाम बादल फटने के वाक़े की वजह से पहलगाम बेजबहाड़ा रास्ते को शदीद नुकसान पहुंचा। अफसरान के मुताबिक इस वाक़े में किसी भी शख्स के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। तमाम मुकामी बाशिंदों और सयाहों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। अफसरान ने बताया कि बादल फटने से पहलगाम और बेजबहाड़ा सड़क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे गाड़ियों की आमद रफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़क के कई हिस्से बह जाने की वजह से ये रास्ता फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए गैर महफूज हो गया है। इस कुदरती आफात की वजह से मुतासर इलाक़ों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। इंतज़ामिया ने एहतियात के तौर पर सयाहों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। राहत की बात यह रही कि वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इंतज़ामिया ने नुकसान का तखमीना लगाना शुरू कर दिया है। मौसम मामूल पर आने के बाद सड़क, बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। सड़क पर तबाह होने से कई देहातों और सयाहती मकामात का राब्ता मुनक़ता हो गया, जिससे मुकामी लोगों, मुसाफिरों, सयाहतों के कारोबार पर असर पड़ा। मुकामी बाशिंदों ने ज़िला इंतज़ामिया से सड़क, बिजली और पानी का निज़ाम जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है, ताकि लोगों को दरपेश परेशानियों से राहत मिल सके। ये वाक़या एक बार फिर पहाड़ी इलाक़ों में मानसून के दौरान आने वाली कुदरती आफात के ख़तरे को नुमाया करता है। मुकामी लोगों ने मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात के असरात को कम करने के लिए सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की है कि वो मुतासरा इलाक़ों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सूरत हाल मामूल पर आने तक इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अच्छा, बाइट, उसका बाइट करना है कि ठीक है, मैं अभी ये शॉट दे दूंगा। अभी जस्ट नाउ मैं यही कैप्चर कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अभी करता हूं। अभी Jemand zahlen, jemand hier hin jetzt an? İşte daha zemin ne? Ay müthiş. अयोध्या के राम मंदिर में अतियात चोरी के मामले में तफ्तीश के दौरान हैरान कौन इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस पूछगछ में ये बात सामने आई है कि 40 दिनों के अंदर मुबैना तौर पर 70 बार अतियात से रकम निकाली गई। तफ्तीश के बाद अब मंदिर इंतज़ामिया ने अतियात की गिनती का निज़ाम भी तब्दील कर दिया है। पहले 2 शिफ्टों में होने वाली गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाएगी। पुलिस की पूछगछ से मिली मालूमात की बुनियाद पर पता चला है कि मुबैना चोरी के वाक़यात सिर्फ शाम की
शिफ्ट के दौरान हुए थे। इसी वजह से अब मंदिर इंतज़ामिया ने चढ़ावे की गिनती का पूरा तरीक़ेकार तब्दील कर दिया है। पूछगछ के दौरान मुलजिमान अविनाश शुक्ला, अनुक्लिप मिश्रा, लोकश मिश्रा और गुरुनेश पांडे से कई अहम मालूमात मिली है। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि तकरीबन 40 दिनों के अंदर 70 बार अहतियात से मुबैना तौर पर रकम निकाली गई। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे अहम किरदार अविनाश शुक्ला का सामने आया है। पूछगछ में मिलने वाली मालूमात के मुताबिक उसने अकेले 50 से ज़्यादा बार अहतियात से चोरी की। इतना ही नहीं, कई दिनों में मुलजिमीन ने एक ही दिन में 2-2 बार चढ़ावे से रकम निकालने की कोशिश भी की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद के साबरमती इलाके में वाक़े NDDN प्लांट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अमित शाह ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िदा शजरकारी मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत केरला के ज़िले कन्नूर के एक हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टरों की गफलत के बायस उनका इकलौता 18 माह का बेटा फौत हो गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कन्नूर के रहने वाले सूरज का इकलौता बेटा दिवांश शोरिया 5 जुलाई को घर के बाहर खेलते हुए गिर गया, जिससे उसके होंठ पर चोट लग गई। पहले उसे माथा मंगलम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहाँ इब्तिदाई तिबी इमदाद दी गई। उसके बाद उसे पियानूर्स के बिहबी मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देकर उसके ज़ख़म पर टाँके लगाए गए। उसके बाद बताया गया कि बच्चा बेहोश हो गया। हालत मज़ीद बिगड़ने पर उसे कन्नूर के बिहबी मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जुमे की रात तकरीबन 9 बजे दिवांश शूरिया फौत हो गया। अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि एनेस्थीसिया देने के बाद उनका बच्चा होश में नहीं आया और उसके बाद उसकी मौत हुई। इंतज़ामिया ने कहा है कि दुरुस्त मकदार में एनेस्थीसिया दिया गया था और मुनासिब तिबी निगहदाश्त फराहम की गई थी। इसके बावजूद बाज़ औक़ात पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अस्पताल का दावा है कि बच्चे की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस की तहक़ीक़ात जारी है। जनाधिपत्य प्रतिषेध, जनाधिपत्य प्रतिषेध। BMH അധികാരികളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുന്നു. बीजेपी के रुकने पार्लिमान संपत पात्रा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। इससे कबल वो सेशेल्स भी गए थे, जबकि इसी दौरान जापान के सरबराह मुमलिकत ने भी भारत का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो इसे 10 कदम 10 का दम के उन्वान से आसान अंदाज में बयान करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे के दौरान बहरे हिंद और इंडो पैसिफिक खित्ते में शराकत दारी, दिफाई और बहरी ताउन, अहम मादनियात के शोबे में ताउन पर मुआहदे किए थे। साथ ही तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ पेशरफ्त, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में भी तरक्याती इक़दामात के तहत मुआहदे किए गए हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वोटर फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन में लापरवाही पर 4 EROs को नोटिस। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्णन का अचानक मुआयना और सख्त कार्रवाई का इंतबाह। इमिरेट्स के नायब सदर मोहम्मद सरहान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रियासत में 2 नए एयरपोर्ट्स की तामीरात और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप पर तबादले ख्याल। शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेक सिस्टम ख़त्म करके बराह रास्त बैंक खातों DBT में रकम जमा करने पर हुकूमत का गौर।
تلنگانہ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 15 جولائی سے EHS ہیلتھ اسکیم پر عمل آوری، ہاسپٹلز کا نیٹ ورک اور 2594 بیماریوں کا علاج اسکیم میں شامل۔ شادی سے چند گھنٹے پہلے دلہے نے خودکشی کر لی، باپ کی بیماری کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر میں افسوسناک واقعہ۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت دیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔